तो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो है वो आने लग गया। तो आने लग गया मतलब कि सिटी इंटीमेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो भी जैसे आज मंगलवार को जितना भी स्टडी हुआ है तो एक्चुअली वो सारा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ समझा दूंगा। ठीक है, जैसे पहला, ओडिशा दुनिया का पहला मेलानिस्टिक, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, मेलानिस्टिक टाइगर्स सफारी स्थापित करेगा। मतलब कि सोच लीजिए, उड़ीसा में पहला बार पूरे दुनिया में ये पहली बार होगा। कहाँ करेगा? मयूरगंज बारीपादा। ठीक है, बारीपादा एक जगह है, कहाँ पर? मयूरगंज। मयूरगंज कहाँ है? उड़ीसा है। उड़ीसा का राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, और यहाँ पर अब उड़ीसा से आपको पता है कि यहाँ पर उदयगिरी खंडगिरी भी है, प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क के बारे में भी अभी हम लोग बहुत ही अच्छा तरीके से बताएंगे, आने वाला होगा क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बारे क्या, नंदन कानन, सिंपलीपाल, ठीक है, इस तरह का सारा कुछ है, आप याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ चिनाब, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिनाब कहाँ से निकलता है, तो आपको बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलता है, लाहौल स्पीति, और एचपी मतलब हो गया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कौन है? चिनाब नदी। ठीक है, अब स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी जी थे। जीबी कृपलानी, इतना याद रखना है। अब पूछा जाएगा 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सभी को पता है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1916 में। अब पूछा जाएगा कि इसको कैसे याद रखें? देखिए, बाल गंगाधर तिलक, बालक जो होते हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, वैसे स्वराज मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों में क्वेश्चन आता ही है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो था हेस्टिंग। तो देखिए, कोई भी पीच होता है ऐसे याद रखिएगा, तो पहले पीच का टेस्टिंग होता है, तो याद रखिएगा पहला बंगाल का, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग से टेस्टिंग याद कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? भारत का बनेगा, भारत में क्या होगा? बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग ऐसे याद रखिएगा। और भारत का पहला वायसराय क्या होगा? कैनिन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाया था, हालांकि ये बहुत फालतू ट्रिक है। मैंने एक क्रिकेट पिच देख रहा था, तभी मैं याद कर रहा था, तो मुझे याद आया रे कि पहला क्रिकेट का पिच को क्या किया जाता है? टेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड लोग आते हैं और उन लोग तो क्रिकेट उनका राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग जो हो गया, ठीक है, टेस्टिंग होने के बाद बैटिंग किया जाता है वहाँ, यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग होने के बाद क्या होता है? बैटिंग हो गया। बैटिंग के बाद फिर क्या होगा? तो कैनिन। ठीक, कैनिन मतलब आप क्या बोलेंगे? जो अच्छा इनिंग खेलेगा उसको ही क्या बनाया जाएगा? भारत का वायसराय। इस तरह से याद किया था। अच्छा, युगांतर पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने बहुत बार आया भी है और इस बार आने का चांस है। तो 1906 में, ठीक है, 1906 में बरिंद कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्त, ये तीनों का नाम याद रख लीजिए, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमृता बाजार क्या है? अमृता बाजार पत्रिका है ये। ठीक है, इसने किसने शुरू किया था? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये याद रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको बोला ये वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ? उड़ीसा में। और इसके जो वंश थे, गंग वंश के थे, किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम। और ये वाला क्वेश्चन आ गया था कि कौन से शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में, याद रहेगा। कोणार्क कहाँ है? ठीक है, पूरी उड़ीसा। अब देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आता है, मतलब ये ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन है कि आप इसको आप जानते भी होंगे और आप मुकर नहीं सकते हैं इससे। मुद्रास्फीति और मंदी। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? चीज़ें के दाम जो है बढ़ जाना, और मंदी भी हो गया, नौकरी भी नहीं मिल रहा, दोनों बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति जनक मंदी, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, कहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है, अभी हम बता देते हैं। बिम्स्टेक आपको पता है, ये सबको पता है कि यहाँ बांग्लादेश है, इंडिया है। ठीक है,
म्यांमार है। देखिए म्यांमार और मालदीव, पूछेगा कौन सा नहीं है, तो म्यांमार है, मालदीव नहीं है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 71 क्या है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो गया तो उसका जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय करेगा, इसके बारे में बताया गया है। एक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, वो मुझे हार्ड मतलब कि मैं जाना था लेकिन ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा था तो इसलिए लिख दिया, ठीक है। बोलेगा 7 से 8 के बीच, ठीक है, 7 से 8 के बीच कब ऐसा समय आएगा कि दोनों कांटे एक दूसरे होंगे, मतलब कोइंसाइड कर जाएंगे। तो 12 लिखना होता है, ठीक है, और 5 और आवर्स कितना है, पहला आवर्स को ले लिया जाता है, ठीक है। 35 12 35 और यहाँ पर नीचे 11 हो गए ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। अब ना ही आप ये तो जानते हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में रोड का देखता है, ठीक है। अब ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही वाला जैसा इम्पोर्टेंट मैंने अब आज बहुत ही मज़ा आ गया इसको पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत 2017 में आपको पता है कि रेलवे जो बजट होता है, ठीक है, और फिर जा कर के जो आम बजट होता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था। तो बोलेगा कौन सा में किया गया, तो 2017 में किया गया। किसके सुझाव पे, तो विवेक देवब्रॉय, ठीक है, विवेक देवब्रॉय जी कमेटी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, मेरे थोड़ा सा मुझे ये भूल रहा था तो मैं सोचा चलो इसको भी रिवीजन कर ले। देखिए रेवेन्यू बजट जब भी आता है और कैपिटल बजट तो मेरा दिमाग घूम जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही मेहनत करके मैं सीख गया कि रेवेन्यू बजट क्या होता है ना, कि इसमें एक्चुअल होता है, मतलब जो पैसा एकदम जो वास्तविक में आ रहा है, मतलब कि कोई टैक्स हम लोग चुकाएं या टैक्स चुन रहा है, मतलब कि टैक्स हो गया, ठीक है, GST जो भी है उससे जो भी पैसा आया, ठीक है, उसका रोड मैप करते हैं तो उसको कहते हैं। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी हमको प्राप्त होता है या टैक्स से या नॉन टैक्स से। टैक्स भी देखिए 2 तरीके का होता है, एक चीज़ बता देता हूँ, एक टैक्स जो होता है आपको वो डायरेक्ट टैक्स मिलता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है कि जैसे प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, और इनडायरेक्ट टेस्ट में उसको कहते हैं जैसे GST हो गया, इनडायरेक्ट टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट उसको कहते हैं जो एक्चुअल पैसा आया है सरकार के पास भारत में, है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जो एक्चुअल क्या हो गया कि ख़त्म हो गया, मतलब कि वो सरकार खर्च कर दिया हो, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, तो मान लीजिए कि सरकार के पास 100 रुपया आया, छोटा सा बात, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने खर्च कर दिया 110 रुपया। तो अब क्या हुआ भाई साहब, 10 रुपया तो सरकार के पास शॉर्टेज पड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेवेन्यू डिफिसिट। डिफिसिट मतलब क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। ये तो बात है कि चलो अगर ऐसे ही रहेगा तो देश तो डूब जाएगा, तो अब इसको कैपिटल बजट भी लेता है। अब देखिए सरकार क्या करती है कि सरकार जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ये सब बढ़ाती है, तो इसलिए वे क्या करती है, सरकार इन्वेस्ट करती है, ठीक है, विश्व बैंक से लेकर के पैसा या RBI से पैसा लेकर के सब रखती है, ठीक है। तो अब क्या है, तो बोलती है कि सरकार जो रेवेन्यू डिफिसिट है प्लस आपको कैपिटल मतलब जो भी लिया गया है उधार, एक्सटर्नल हो गया, RBI से हो गया, RBI तो इंटरनल हो गया, तो इन दोनों से जो भी रिव्यू, देखिए यहाँ पर लिखा है रिसिप्ट मतलब जो प्राप्त किया, ठीक है। मान लीजिए इससे हम लोग का आ रहा था 100 रुपया और अब बाहर वो से आ गया 300 रुपये, तो टोटल हो गया 300 रुपया। अब ये खर्चा कितना हो गया, पहले 110 था और अभी भी जो है, अभी हम लोग का यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला में 110 था और ये वाला में मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं 210 रुपया, ठीक है। तो ये 320 रुपया हो गया, 20 रुपया अभी भी हो गया,
कमी, तो इसको तभी हम कहेंगे फिक्सल मतलब कि बजटेरिंग डिफिसिट। ठीक है, अभी बजटेरिंग डिफिसिट क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको बता दिया गया। लेकिन अब फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, जब जो सरकार के पास, ये वाला चीज़ों को अच्छे से समझा देते हैं। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है कि मान लीजिए टोटल जो प्राप्त हुआ, अरे हम लोग जो विदेश से पैसा लिए उसको टैक्स भी देते हैं ना, मतलब कि टैक्स मतलब ऋण को चुकाते हैं। तो बोले कि अभी तुम ऋण को हटा दो, क्या करो, ऋण को इससे हटा दो। जितना हम लोगों को पैसा मिला बाहर से या फिर हम लोग का जिधर से भी मिला और जिधर से खर्च हुआ, इन दोनों के डिफरेंस में कमी देखने को मिलेगा, उसको कहेंगे फिजिकल डिफिसिट। बहुत ही आसान हो गया अब, है ना, फिजिकल डिफिसिट। इतना बात समझ में आ गया। जब भी आपसे, अब कभी भी आपसे अगर कोई पूछेगा कि अरे बताओ रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, तो एकदम बता दोगे कि जो एक्चुअल में हम लोगों का भारत के अंदर से, मतलब कि इधर उधर से पैसा ना लेके भारत के अंदर से जितना एक साल में पैसा आया और सरकार ने जितना खर्च कर दिया उसको रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट जो प्राप्त हुआ और एक्सपेंडिचर खर्चा, इन दोनों के अगर नुकसान हो रहा है सरकार को, मतलब कि कमा कम रहा है, आ रहा है भारत से, भारत के अंदर 100 रुपया और खर्च हो रहा है 110 रुपये, तो 10 रुपया का क्या हो गया, नुकसान। तो उसको बोलेंगे अरे रेवेन्यू डिफिसिट हो गया। और कैपिटल में क्या होता है, सरकार इन्वेस्ट करती है ताकि उससे क्या हो जाए, जैसे रोड बना दी तो टोल टैक्स, ये सब सरकार को इससे पैसा मिलने वाला है, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, कैपिटल बजट कहेंगे। अब कैपिटल बजट में भी सेम वही होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे। और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल ये सब बनाने में, तो बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिर जाकर रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में देखेंगे कि यार यहाँ पर भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो बोलेंगे बजटेरिंग डिफिसिट। लेकिन अगर हम बोलेंगे हटाओ, जो बाहर का आ रहा है वो सबको हटा देते हैं, डेप्ट वो जो हम लोग का है, लोन वो सबको छोड़ के सिर्फ टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, तो देखेंगे कमी आ रहा है, तो उसको कहेंगे फिजिकल डिफिसिट। बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं, ये वाला भी आपको समझ में आ गया। अब पर कैपिटा भी हम आपको बता देते हैं, पर कैपिटा होता क्या है। तो देखिए कि नेशनल इनकम में अगर हम लोग, ठीक है, नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या होता है जी, तो देखिए क्या होता है कि जो भी इनकम टैक्स से जो मेन सरकार का है, जहाँ से पैसा आता है यहाँ पर, ठीक है, और इसी से क्या होता है कि ये जो पैसा आया इसको खर्च करने के लिए पार्लियामेंट से क्या होता है, परमिशन चाहिए होता है। जितने भी हायर अथॉरिटी को पैसा जाता है यहीं से जाता है, उसका वेतन वो जो बनता है यहीं से जाता है। और ये आर्टिकल 266 में ये पूछा था क्वेश्चन, इसीलिए कर लिया। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड। ठीक है, अब देखिए सरकार के पास अगर कोई शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो अगर ये प्रोसेस करेगा तो उसको टाइम लग जाएगा, इसलिए इमरजेंसी फंड है वो 2267, ठीक है, आर्टिकल जो है 267 से निकाल सकता है। ठीक है, 3,000 लिमिट है इसका। पहले 5 होता था 500 करोड़, लेकिन अब 3,000 करोड़ ये खर्च करेगा। खर्च करने के बाद इसको पार्लियामेंट को बताएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये वाला। इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, 100% लिख के बता रहे हैं, ये वाला आएगा ही। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इनकम के बेसिक पर। ठीक है, इनकम जो होता है वो चार प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो एक बहुत ही लो होता है, एक मीडियम होता है, मीडियम लो, ठीक है, मीडियम, एक हायर होता है, ठीक है, बहुत हायर। तो देखिए जो हम लोग का विकसित देश है, अगर डॉलर 4,516 से 1,400 डॉलर कमाते हैं तो हम लोग इसमें आ जाएंगे जो भारत में है। और 14,000 से जो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उसको कहेंगे। तो ये 14,000 डॉलर में अर्थव्यवस्था जो होती है बहुत ही विकसित वाला देशों का होता है। तो आज भर मैंने 18 क्वेश्चन मतलब पढ़ा था, तो मैंने वो लिख दिया, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है।
देखिए अब रोज़ ऐसे ही वाला जो भी मैं पढ़ूंगा, जैसे आज मंगलवार था, ट्यूसडे मैंने लिख दिया, अभी पूरा आपका ऐसे ही होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो फिर क्यों ही मेहनत करें, मेरा भी एग्ज़ाम है और मेरे पास उसे पढ़ने का कम टाइम रहता है, 2 घंटा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।